अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। कल हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था। उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, दैट इज़ प्री कंडीशंस फॉर ऑडिट। आज उससे रिलेटेड पास्ट पेपर क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? स्टेट द मैटर्स विच एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू एस्टैब्लिश वेदर प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट। ठीक है, वो मैटर्स आपने बताने हैं जो ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए। अच्छा जी, इसके आंसर में आपने लिखना है स्टेप टू इंश्योर दैट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है और फिर लिखना है कि स्टेप टू इंश्योर दैट मैनेजमेंट एग्रीज टू द प्रीमाइज। उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है जो कल वाला टॉपिक में हमने पढ़ा था। ठीक है, यह आपने उस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। चलिए अब चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारे पास ऑडिट इंगेजमेंट लेटर एंड इट्स कंटेंट्स। सबसे पहले जो है हमने देखा कि इंगेजमेंट लेटर इशू करने से पहले हमने देखा कि प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं कि नहीं हैं, और जो है वो अगर नहीं प्रेजेंट तो क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अच्छा जी, तो हमने देखा कि प्री कंडीशंस क्या होती हैं, वो देखा है, वो देखी हमने दोनों सिनेरियोज, फ्रेमवर्क और प्रीमाइज। उसके बाद हमने कहा कि जी प्री कंडीशंस प्रेजेंट हैं। अब आती है इंगेजमेंट लेटर की बारी और उसके कंटेंट्स की। अच्छा जी, इंगेजमेंट लेटर क्या होता है? इंगेजमेंट लेटर इज अ रिटन एग्रीमेंट between auditor and client through authorized representative, that is management or those charged with governance, on terms and conditions of audit engagement। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिटन एंगेजमेंट होता है। ठीक है, ये मस्ट है और ऑडिटर और क्लाइंट के दरमियान होता है। रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे होता है जो कि ऑडिट एंगेजमेंट में तय की जाती हैं। ठीक है, अब ऑडिटिंग एंगेजमेंट लेटर में होता क्या क्या है? इसमें ऑडिट इंगेजमेंट लेटर शेल इंक्लूड पर्पस एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि इस ऑडिट का क्या पर्पस है, क्या स्कोप है। इसमें ये बताया जाएगा कि स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है। इसमें फ्रेमवर्क क्या होगा, अगर टैक्स बेसिस है तो उसके लिहाज से फ्रेमवर्क डिसाइड किया जाएगा। एफबीआई ने अगर जो रिपोर्ट मांगी है तो उसके लिहाज से टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क होगा, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है पर्पस और स्कोप ऑफ ऑडिट में बयान की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि जो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखा जाता है कि क्लाइंट ने फ्रेमवर्क क्या रखा है। ठीक है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बयान की जाती हैं। और हमारे पास है नेक्स्ट लास्ट पे है हमारे पास रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट्स टू बी इशूड बाय ऑडिटर एंड अ स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट में डिफर ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसिस। अच्छा, इसमें जो है वो ऑडिटर स्टार्ट में ये एक्सपेक्टेड फॉर्म बताएगा। ये अगर तो स्टैट्यूटरी है तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे रिपोर्ट होगी, या नॉन स्टैट्यूटरी है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे रिपोर्ट होगी, और रिपोर्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा वो बताएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कल ही पढ़ा था कि अगर तो जो फ्रेमवर्क है वो नॉट एक्सेप्टेड बाय लॉ है, लॉ रिक्वायर कर रहा है कि नहीं एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम रिपोर्ट में एम्फेसिस और मेटा पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे जो कंटेंट या एक्सपेक्टेड फॉर्म होती है ये स्टार्ट में ही ऑडिटर जो है वो बता देता है, और वो स्टेटमेंट भी देता है कि ये हम अभी फाइनल सिचुएशन नहीं है, ये मे बी सर्कमस्टांसिस के लिहाज से चेंज हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट ने जो है वो मैनेजमेंट ने फिक्स्ड एसेट की कोई भी वो रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ है, तो स्टार्ट में तो ऑडिटर इंगेजमेंट लेटर में बता देगा कि मे बी और ओपिनियन विल बी मॉडिफाइड, लेकिन ये चेंज हो सकता है सर्कमस्टांसिस की बेस पे। ठीक है, ये हमने पढ़ा कंटेंट्स क्या होंगे इंगेजमेंट लेटर में। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या मजीद जो है वो ऑडिट इंगेजमेंट लेटर में इंक्लूड हो सकता है। An audit engagement letter may also include following if relevant circumstances exist. Elaboration of scope of audit. अगर तो इस यहाँ पे भी हमने स्कोप मेंशन किया था, स्कोप ऑफ ऑडिट, लेकिन यहाँ पे हमने इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। अगर जो है वो स्कोप ऑफ ऑडिट समझने में यूजर्स को मुश्किल हो रही है तो यहाँ पे जो है वो ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा, उसको एलेबोरेट करेगा, डिटेल स्कोप देगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेरिट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ क्लाइंट। अगर बाज़ का जो भी इनहेरिट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट की वो भी यहाँ पे मेंशन की जाएंगी ताकि अंडरस्टैंड किया जा सके, और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी जो मैनेजमेंट की तरफ से इनहेरिट लिमिटेशन होती है उसको भी यहाँ पे मेंशन किया जाए। नेक्स्ट है अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट इंक्लूडिंग कंपोजिशन ऑफ ऑडिट टीम एंड डेडलाइन। यहाँ पे जो अपनी तमाम जो आपने टीम इस्टेब्लिश की है उसमें क्या कौन कौन इंक्लूड होगा। अगर तो आप एक्सपर्ट को भी इंक्लूड कर रहे हैं कि कोई आपकी टेक्निकल क्लाइंट पे जो है कोई टेक्निकल चीज़ें हैं ऐसी जो कि ऑडिटर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा ऑडिटर, तो वो एक्सपर्ट को भी हायर कर सकता है। बट वो यहाँ पे मेंशन करेगा अरेंजमेंट्स में कि क्या हम प्लान कर रहे हैं, कैसी हमारी परफॉर्मेंस होगी और हमारी टीम में कौन कौन इंक्लूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एंड डेडलाइन भी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ठीक है, फ़ी और बेसिस ऑफ फ़ी, क्या मतलब फ़ी क्या होगी और किस बेस पे फ़ी होगी। प्रीडिसेसर ऑडिटर से नॉर्मली फ़ी ज़्यादा ही होती है, उससे कम नहीं हो सकती। हाँ, अगर आप मज़ीद फ़ी बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप एग्रीमेंट कर सकते हैं क्लाइंट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीमेंट दैट मैनेजमेंट विल इन्फॉर्म ऑडिटर अबाउट सिग्निफिकेंट सब्सिक्वेंट इवेंट्स आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट।
ये एग्रीमेंट किया जाए मैनेजमेंट के साथ कि वो हमें सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बताएगी ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद। ठीक है, यहाँ पे एक आप टाइमलाइन भी बना सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2023 को ईयर एंड कंप्लीट हुआ है, तो उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल 4 मई तक 4 अप्रैल तक अगर ऑडिटर रिपोर्ट इशू हो रही है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3-4 दिनों बाद अगर होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो दी जाएगी बाकी मेंबर्स को। जब पब्लिश होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे 3-4 दिन पहले जब ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनल होगी, उन डेज में जो सब्सिक्वेंट इवेंट जो भी होगा वो ऑडिटर को बताया जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने के बाद अपने ऑफिस चला जाता है। फिर वो जो है सब्सिक्वेंट जो भी होते हैं वो मैनेजमेंट को कहते हैं अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट होगा तो आपने मुझे बताना है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो वो बताना मैनेजमेंट की लाजमी है, मैनेजमेंट को लाजमी है, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सपेक्टेशन दैट मैनेजमेंट विल प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन एट एंड ऑफ ऑडिट। यहाँ पे ये रिटन रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी लिखा गया है कि मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड करेगी रिटन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि अक्सर जो मैनेजमेंट है वो स्टार्ट ऑफ द ऑडिट में भी मतलब वो यही होता है कि ठीक है वो रिटन फॉर्म में देंगे, प्रीमाइज में मेंशन होता है, लेकिन एंड में जब वो कह देते हैं कि हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसकी वजह से ऑडिटर को विड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन उसका तमाम टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है जो उसने स्पेंड किया होता है ऑडिट के दौरान। इसलिए वो यहाँ पे मेंशन कर रहा होता है, इनडायरेक्टली वो मैनेजमेंट को ये कहने की कोशिश कर रहा होता है कि आपने जो है अगर कोई गड़बड़ वगैरह करनी है तो आप हमें अभी बता दें ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन करें। ठीक है, अच्छा डिसीजन लें। अच्छा उसके बाद है रेफरेंस टू एनी अदर कम्युनिकेशन एज रिजल्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ऑफ वीकनेस। अब यहाँ पे अगर कोई और भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कोई रिचार्ज वगैरह कराते हैं या आपने कोई बैलेंस पैकेज लिया है तो उसके बाद आपको एडिशनल अगर कोई 10 GB जो है वो मिल गए हैं, 10 GB डाटा मिला है, तो वो आपको बताएगा कि जो भी टीम होगी वो आपको बताएगी कि आपको एक्स्ट्रा 10 GB मिल गया है। अब वो अगर वो ना भी बताता लेकिन उन्होंने एडिशनल आपको बताया, ठीक है, जो आपको एडिशनल सर्विस मिली। इसी तरह यहाँ पे भी ये केस होता है कि अगर वैसे तो जो ऑडिटर का काम है वो ऑडिट इंगेजमेंट ही है, मतलब ऑडिटिंग से रिलेटेड ही काम करना है, लेकिन उससे रिलेटेड अगर कोई और कम्युनिकेशन है, कोई और बात है जिसकी कम्युनिकेशन करना मैनेजमेंट के लिए लाजमी है, तो मैनेजमेंट उसका भी ऑडिटर को बताएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेटर ऑफ वीकनेस है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या वीकनेसेस हैं वो भी जो है ऑडिटर को बता सकते हैं ताकि ऑडिटर जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान यूज़ ऑफ वर्क ऑफ अदर। अच्छा अब आपने ये बताना है कि किस एक्सटेंट पे और किस नेचर का जो काम आप दूसरों से ले रहे हैं। बाज़ औक़ात जो और अदर मेंबर्स भी होते हैं जो ऑडिट में इंक्लूड होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिटर, एक्सपर्ट, प्रीडिसेसर ऑडिटर, कंपोनेंट ऑडिटर एंड क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर। जो इंटरनल ऑडिटर होता है फॉर एग्जांपल जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो वो अब ऑडिटर को ये कहा जाता है कि आपने अपने ईयर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंसेस को भी प्रीवियस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली चेक करना है। तो अब वो उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि वो प्रीवियस ईयर रिपोर्ट में जाए और उसकी तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखे कि ओपनिंग बैलेंस वगैरह ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने वो ओपनिंग बैलेंस चेक किए होंगे, उसने अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली क्लोजिंग बैलेंस बनाए होंगे। तो ऑडिटर को ये कहा जाता है कि आपने अपने ईयर से रिलेटेड ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है। इसके लिए उसको प्रीडिसेसर ऑडिटर की भी ज़रूरत पड़ सकती है कि वो जो है वो प्रीडिसेसर ऑडिटर उसको अपनी ईयर जो भी टाइम था उस ईयर का सारी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करे डाटा, ताकि वो आसानी से उसको असेस कर सके और जो अपने ईयर से रिलेटेड डाटा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। इसी तरह इंटरनल ऑडिटर है वो बता सकता है आपको कि क्या-क्या वीकनेसेस हैं, तो ऑडिटर जो है उन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा। एक्सपर्ट की ज़रूरत हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ज्वेलर है कि ज्वेलरी के अगर आप कोई ऑडिट करने गए हैं तो वहाँ पे आप ज्वेलर को ले जाएँ साथ, क्या क्योंकि आम पर्सन जो है कॉमन मैन जो है वो इतना अच्छे से जज नहीं कर सकता जितना ज्वेलर कर सकता है गोल्ड और गोल्ड प्लेटेड गोल्ड में। अच्छा, उसके बाद कंपोनेंट ऑडिटर फॉर एग्जांपल अगर कोई दूर-दराज़ एरिया है जहाँ पे आप ऑडिट करने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आप वहाँ के लोकल ऑडिटर को कह दें कि आप जो है यहाँ का ऑडिट करके हमें बता दें। तो कंपोनेंट ऑडिटर इस केस में भी हो सकता है आपका जो है आपको असिस्ट करे। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी हो सकता है। तो ये जो भी पर्सन्स होते हैं अदर में, ये आपने मेंशन करने हैं कि हमने वैसे नॉर्मली स्टार्ट में करना बेहतर होता है, लेकिन अगर नहीं किया तो जब आप इनको हायर कर रहे हैं, तो तब आप मेंशन करेंगे। ठीक है? क्योंकि इनकी जो पेरोल है वो तो मैनेजमेंट ही दे रही है उनको, लेकिन आप काम इनसे आप भी निकलवा रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंस टू एनी फर्दर एग्रीमेंट्स बिटवीन ऑडिटर एंड एंटिटी। अच्छा अगर फॉर एग्जांपल लिस्टेड कंपनीज़ हैं, वो ऑडिट के साथ-साथ रिव्यू भी करवाती है अपने 6 मंथ्स का, ठीक है?
तो वो रिव्यू भी उसके लिए अलहदा से रिपोर्ट बनाई जाएगी, इसी इंगेजमेंट लेटर में ही उसको मेंशन कर दिया जाए। तो यही आंसर है यस। इसी इंगेजमेंट लेटर में लास्ट में उसको अदर्स में मेंशन करके, अगर अदर एग्रीमेंट में मेंशन करके वहाँ पे आप लीव रिव्यू लिख दें, ठीक है, कि मतलब उसमें ही आप लास्ट में मेंशन कर दें। राइट, लास्ट हमारे पास है ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड ऑडिट वर्किंग पेपर्स टू अदर पार्टीज़। अब जो ऑडिट वर्किंग पेपर जो ऑडिटर बना रहा होता है वो उसकी जो होती है ओनरशिप होती है ऑडिटर की। लेकिन अगर कोई और पार्टी चाह रही है कि उसको वर्किंग पेपर दिए जाएँ तो ऑडिटर्स उसको देगा, लेकिन ये है कि वो हर किसी को नहीं दे सकता। इसमें जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए ऑडिटर को, और इसको 5 साल तक भी अपने पास रिटेन रखना चाहिए, ठीक है। अब ये था हमारा आज का टॉपिक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर एंड इट्स कंटेंट्स, जिसमें हमने देखा एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, कंटेंट्स क्या होते हैं और फर्दर क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।